Dear students, today we will discuss the inhibitors of ETC. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में लगते हैं, ये कभी एंटर से पूछा जा सकता है कौन कौन सा इनहिबिटर, छोटा सा क्वेश्चन है, कौन कौन सा इनहिबिटर, कौन कौन सा ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकने के लिए। देखो एटीपी सिंथेसिस ब्लॉक करने के लिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसको करते हैं तीन चीजें ब्लॉक, तीन ड्रग्स इसको ब्लॉक करते हैं। वन अमाइटल एक ड्रग है, PIERCID पेयरसिडिन, रोटिनोन एक फिश पॉइजन है, एक फिश को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ फिश पॉइजन, फिश को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमाइटल, पेयरसिडिन एंड रोटिनोन, these are three inhibitors, three drugs which inhibit complex first। ये complex first को ब्लॉक करते हैं, काम करने नहीं देते complex first को, three drugs। इसके बाद है complex second, इसके लिए एक ड्रग है that's called as, जो इसको ब्लॉक करता है, that's called malonate। malonate एक ड्रग है जो ब्लॉक करता है complex second। फिर एक complex third, complex third को कौन करता है ब्लॉक, इसका नाम है एंटीमाइसिन, ये ड्रग करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को ब्लॉक। फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसको ब्लॉक करती तीन चीजें, CO बड़ा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और है एजाइड, एक और है CN साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड एंड साइनाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These three are inhibitors for complex fourth। और जो complex fifth है जिसको हम कभी कभार बोलते हैं ATP synthase, FOF1। O क्यों? Because oligomycin, oligomycin असल में वही से नाम आ गया। Oligomycin is a drug, एंटीबायोटिक एक है, ये करता है FO जो है FOF1, उसको O को करता है वो चैनल, FO कॉम्प्लेक्स को चैनल करता है ब्लॉक। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ओके, दीस आर द इनहिबिटर्स जो कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक करते हैं। नाउ इसके बाद एक अनपॉपुलर है, ये इनहिबिटर्स थे, अनपॉपुलर्स की बात करूंगा यहां पे। अनपॉपुलर्स, अनपॉपुलर मतलब क्या हो गया, अनपॉपुलर हो गया एक ऐसा ड्रग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जुदा करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायरेक्ट वास्ता होता है इलेक्ट्रॉन दिस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तभी तो एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन अनकपलर्स ऐसे ड्रग से जो अनलिंक करते हैं, डीलिंक करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के साथ। अल्टीमेट क्या होगा, एटीपी बनने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएगा लेकिन उसको जुदा करता है किससे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। Uncouplers are those compounds which delink electron transport chain and from oxidative phosphorylation, that is they inhibit ATP synthesis, ये ATP बनने नहीं देते हैं। तो कौन सा सबसे कॉमन जो है हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 DNP भी बोल सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। एक और है हमारे पास डोकोमेरॉल एक ड्रग है। ओके, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल कॉमन है और डोकोमेरॉल, ये दो अनकपलर से हमारे पास जो एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द अनकपलर्स फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और RQ।
क्या है आर क्यू? रेस्पिरेटरी कोशेंट और आर क्यू। देखो रेस्पिरेटरी कोशेंट और आर क्यू मींस, आपको पता है रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन से निकलता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी देखो आर क्यू मींस इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड taken or consumed to the volume of oxygen, sorry, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। It is the ratio of carbon dioxide released to the volume of carbon dioxide taken or consumed. This ratio of volume of carbon dioxide released to the ratio of volume to the volume of oxygen taken, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा रेस्पिरेशन में और कितना ऑक्सीजन लगेगा, इस रेशियो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं गैनोंगस, साइंस का नाम है गैनोंगस रेस्पिरोमीटर। गैनोंगस रेस्पिरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या होता है आरक्यू, क्या होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स में लूंगा ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करेंगे, आपको पता है वो रिएक्शन रेस्पिरेशन की, हमारे पास C6H12O6, हमारे पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमें रेस्पिरेशन करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या लगता है, ऑक्सीजन, शाबाश, 6 टाइम्स ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन करने, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है, तो रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया, इंटरनल एंजाइम्स एंड ऑल दैट, अल्टीमेटली क्या निकलेगा आपको मिलता है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलता है 6 टाइम्स वाटर और आपको एनर्जी निकलती है। देखो ये ऑक्सीजन जो है इसने एक्सेप्ट किए हाइड्रोजन, इसके ये जो हाइड्रोजन है ग्लूकोज के, ये एक्सेप्ट किए वाटर ने, इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए खुद वाटर में, और ये इसके ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया है, ऑक्सीजन और कार्बन ये निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, जो क्रेब्स साइकिल में निकलता है। तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली लेता है इसका हाइड्रोजन, खुद होता है कन्वर्ट वाटर के अंदर। अब देखो बराबर कितना कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गया, कितना कार्बन से निकल गया। ग्लूकोज की बात करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं ना, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, बोलो आर को वैल्यू क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के लिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 6 मॉलिक्यूल्स, तो 6 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम 6 लिख सकते हैं, 6 निकल गया। कितना ऑक्सीजन लग गया, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टेकन कितना 6, 6/6 = 1 यूनिटी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उतना ऑक्सीजन, इतने मोल्स ऑक्सीजन के लगते हैं जरूरत। दैट मींस R2 रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज इज 1, इज यूनिटी। समझ आ रहा है? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेटरी कोशेंट R2 = 1, शाबाश। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज जैसे R2 = 1, ठीक है। हाँ, फिर एक और एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे, प्रोटीन्स के लिए क्या होता है, प्रोटीन्स के लिए R क्या होता है लेस देन 1, 0.9 तकरीबन। फॉर प्रोटीन्स R इज लेस देन 1, 0.9, बिकॉज इनमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लग सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा लगता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से, अल्टीमेटली वैल्यू होता है लेस देन। फिर अगर फैट्स के बारे में देखेंगे, फैट्स आर आल्सो ऑक्सीजन पोर, फैट्स में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो ये ऑक्सीजन करते ज्यादा कंज्यूम है। और तो इनके लिए भी लेस देन 1, लेकिन इनके लिए वैल्यू होता है तकरीबन 0.7 के करीब। और जो होगा 0.7 के करीब, मान लीजिए फैट ऑक्सीडेशन होती है, और 0.9 ये प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो फॉर बोथ प्रोटीन एंड फैट्स R इज लेस देन 1, तो 0.7 के करीब होता है फैट्स का, 0.9 के करीब होता है प्रोटीन्स का। फिर ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, ऑर्गेनिक एसिड का लाइक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेलिक एसिड के लिए, मेलिक एसिड
आर के एसिड्स के लिए आर क्यू का वैल्यू जो है आर क्यू इज ग्रेटर देन 1.3 1.4 1.2 5 से करीब होता है, आर क्यू इज ग्रेटर देन 1। और फिर जिस तरह हाँ हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है कुछ, फॉर एग्जांपल हम कुछ वैल्यू x रखेंगे, कुछ वैल्यू डिवाइड बाय, ऑप्शन लगा नहीं, जीरो, इसका मतलब हो गया इसके लिए जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इट इज हियर ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो इसके लिए जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए वी कैन से इट इज नॉट डिफाइंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये नॉट डिफाइंड है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या हमने बोला, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ऑक्सीजन टेकन। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन का ये इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।